गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है यूनाइटेड नेशन एंड डिसआर्मामेंट, संयुक्त राष्ट्र और निशस्त्रीकरण। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो यूएनओ का उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना, विश्व में सुरक्षा को बनाए रखना। लेकिन समय समय पर विभिन्न विवादित पक्षों के बीच संघर्ष या टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, और यह जब संघर्ष शुरू होता है उससे पहले उसके बाद में कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस दौरान कई राष्ट्र अपने अपने आर्मामेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि दोबारा से विश्व में एक तृतीय विश्व युद्ध उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। और इस विश्व युद्ध को होने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विभिन्न समय समय पर प्रयास किए गए हैं, जिसमें से कि डिसआर्मामेंट भी एक हमारा मुख्य विषय है। अब देखते हैं कि डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण हमारा क्या है। निशस्त्रीकरण का अर्थ और परिभाषा अगर हम देखते हैं तो हमें देखने पता चलता है कि संयुक्त निशस्त्रीकरण शस्त्रीकरण के विरुद्ध है। शस्त्रों, सैन्य साजो सामान, परमाणु हथियारों की संख्या में कटौती करना, उनको सीमित करना या पूरी तरह से समाप्त करना या नियंत्रण बनाए रखना ही क्या कहलाता है, निशस्त्रीकरण कहलाया जाता है। निशस्त्रीकरण के विषय में कुछ अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कि हम हंस जे मोर्गेंथो के अनुसार यहाँ देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि निशस्त्रीकरण कुछ या सब राष्ट्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। तो कहने का उद्देश्य या तात्पर्य वही है कि विश्व के अंदर से शस्त्रीकरण की जो होड़ है उसको अंत किया जाए, ताकि सभी राष्ट्र विश्व युद्ध के मुहाने पर ना पहुंच सके, विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखा जा सके। तो निशस्त्रीकरण का यही उद्देश्य होता है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके लिए समय समय विभिन्न प्रयास यूएनओ के द्वारा किए गए हैं। निशस्त्रीकरण हथियारों को कम करना है, सीमित करना है, समाप्त करने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर किसी देश की सेना या विशेष प्रकार के हथियारों के बारे में बात करता है। निशस्त्रीकरण का परमाणु हथियारों जैसे कि सामूहिक विनाश के हथियारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन माना जाता है, जैसे कि मैंने बात किया था। अभी देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। अभी जैसे कि हमने बात की थी कुछ समय पहले कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता बेसिकली हमें इसलिए है ताकि विश्व के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा शस्त्रों का या फिर परमाणु हथियारों का, जैविक हथियारों का प्रयोग ना किए जाए। यह हम कह सकते हैं कि विश्व में मानवता की रक्षा के लिए, है ना, शस्त्रों की होड़ को कम करने के लिए, है ना, विश्व में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए अभी हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर इसमें वर्णन की हैं, इसको एक्सप्लेनेशन कुछ देते रहेंगे, लेकिन पॉइंट्स हम लोग देखते हैं अभी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को हटाना या अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना। शस्त्रीकरण से राज्यों में तनाव, टकराव या शत्रुता या एक भय और एक अविश्वास की जो स्थिति होती है उसको समाप्त करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में निशस्त्रीकरण की प्रभावशाली भूमिका बनी रह सके। इसलिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। आगे करते हैं विश्व शांति और सुरक्षा के लिए। जैसे पहले ही बात कर चुके कई बार में, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की सैन्य प्रधानता से क्या होता है कि विश्व में ना एक भय का वातावरण तैयार हो जाता है। तो विकासशील राष्ट्रों की मजबूरी से सैन्यीकरण बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं कि 1998 में पोखरण परीक्षण किए गए थे पाकिस्तान ने, और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की और विश्व का ध्यान भारत के विरोध में केंद्रित किया। तो ये देखते हैं विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके, इसलिए भी निशस्त्रीकरण की हमें आवश्यकता है आर्थिक विकास के लिए। देखो, विकासशील और चौथी दुनिया के देशों में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितनी भी संबंधित चुनौतियां हैं, ये गंभीर विवाद है, गंभीर मुद्दा बना हुआ है ना। तो रक्षा बजट पर हमारे सभी राष्ट्र अधिक से ज़्यादा जो पैसा खर्च करते रहते हैं, जिससे कि उनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए भी हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है ना। उसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, है ना। अगर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कोई भी राष्ट्र जो है नैतिक रूप से दूसरे राष्ट्रों की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती कभी भी नहीं देता है ना। तो प्रभुता को चुनौती नहीं देता। तो शस्त्रीकरण से पर्यावरण प्रदूषण है, प्राकृतिक व अप्राकृतिक चुनौतियों का
आम जनता को विश्व के पर्यावरण को सामना करना पड़ता है, तो उससे बचे रहने के लिए भी हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है ना। आगे हम देखते हैं शांतिपूर्ण समाधान। ये बड़ा आसान सा है। हालांकि इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है उसमें भी वर्णन किया गया, जैसे कि 33 से लेके 38 तक, 33 से 38 तक शांतिपूर्ण समाधान के ना विभिन्न तरीके बताए गए हैं संयुक्त राष्ट्र में। तो वही है निशस्त्रीकरण में उनमें से एक है हमारा। आगे हम देखते हैं आणविक संकट से सुरक्षा। जैसे अब हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी के द्वारा की परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे कि जनमाल का बहुत नुकसान हुआ और पर्यावरण भी प्रदूषित हो गया। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं उसके दुष्प्रभाव आज भी हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो शस्त्रीकरण की जो होड़ है, इससे ये लगता है कि पूरी दुनिया जो है परमाणु बम के सिरहाने पर बैठी हुई है, जिससे क्या होता है कि हर समय एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना रहता है। तो पूरे विश्व युद्ध को आणविक खतरों से निपटने के लिए, इसे बचाए रखने के लिए भी हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं साम्राज्यवाद का अंत है ना। शस्त्रीकरण से राष्ट्रों में भय, अविश्वास और वैमनस्यता जैसे विचार पैदा होते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न जो राष्ट्र होते हैं दूसरे राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में, दबाव में बनाए रखने का कार्य करते हैं, और साम्राज्यवाद के अंत के लिए निशस्त्रीकरण की हमें आवश्यकता ऐसी दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। तो निशस्त्रीकरण के लिए हमें, साम्राज्यवाद के अंत के लिए निशस्त्रीकरण की भी आवश्यकता है हमें। आगे हम देखते हैं सैन्य संगठनों पर रोक। हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण विभिन्न सैन्य संगठनों पर रोक लगाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यूएसए के द्वारा नाटो है, सीटो है, सेंटो है। यूएसए के द्वारा यूएसएसआर यानी कि जो रशिया का हम प्राचीन नाम देखते हैं, वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। किसके विरोध में? निशस्त्रीकरण के विरोध में। लेकिन 1991 के बाद नाटो को छोड़कर जितने भी सभी सैन्य संगठन है वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो सैन्य संगठनों पर रोक लगाने के कार्य के भी हमारा निशस्त्रीकरण करता है मानवीय सभ्यताओं की रक्षा। इस पॉइंट को हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि विश्व युद्ध को ना होने देना, तीसरे विश्व युद्ध को ना होने देना, है ना, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, जन धन की हानि को ना होने देना, है ना। तो इन सब से बचने के लिए क्या है, हमें मानवीय सभ्यता की सुरक्षा करने के लिए, पूरी दुनिया को रासायनिक और जैविक हथियारों से बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण जो है, ये सब पॉइंट्स हमने किए थे कि निशस्त्रीकरण हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इतना आवश्यक क्यों है। तो इन सब पॉइंट्स के माध्यम से हमने ये सब देखने और समझने को मिला है। आगे हम देखते हैं कि जो निशस्त्रीकरण है, इसमें अगर हम इसके करने का प्रयास करते हैं, निशस्त्रीकरण को हम लाने का प्रयास करते हैं, तो इसके मार्ग में कौन कौन सी जो बाधाएं हैं, समस्याएं वो आ सकती हैं, तो उसको देखने का काम करते हैं। देखो, वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण के रास्ते में कई प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर प्रत्येक राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। तो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है। तो निशस्त्रीकरण से रोजगार में कमी भी आ सकती है, आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। निशस्त्रीकरण की एक बड़ी समस्या ये है कि शस्त्रों के अनुपात में कटौती को लेकर करना है। तो क्या है कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में ना कई प्रकार की समस्याएं हैं, बैरियर्स यहाँ पर खड़े होते हैं, जैसे हम यहाँ बात करते हैं आगे, जैसे कि राष्ट्रीय हित हो गया। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौती राष्ट्रों के लिए विश्व शांति और सुरक्षा एक नैतिक विचार है ना। तो मानवीय व्यवहार में जो लागू नहीं हो सकता। शस्त्र उत्पादक राष्ट्रों का लक्ष्य क्या है? शस्त्रीकरण के माध्यम से रोजगार बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्राप्त करना। तो शस्त्रहीन राष्ट्र अपनी रक्षा, सुरक्षा, प्रतिरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण नहीं करने चाहते हैं। आगे हम देखते हैं सुरक्षा और संप्रभुता है। निशस्त्रीकरण के रास्ते में एक आने वाली महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रों की सुरक्षा और संप्रभुता की चिंता करना है। विकासशील राष्ट्रों के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बड़ी चुनौती रहती है। विकसित राष्ट्र जो होता है शस्त्रों के बल पर पिछड़े हुए राष्ट्रों को चुनौती देते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या आ सकती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता हो गया, है ना। इसके विषय में कह सकते हैं कि परमाणु प्रसार संधि है और 1968 पे है, जैसे कि उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे भारत के द्वारा भी। विवाद क्या था? कश्मीर का विवाद था, जिसमें से कि पाकिस्तान ने इस विवाद को खड़ा किया था।
ठीक है। तो हर राष्ट्रीय एकता और अखंडता, कोई भी देश अपने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए चाहेगा कि हम शस्त्रों का उत्पादन करें, शस्त्रों का हम निर्यात भी करें, आयात भी करें, है ना, आर्थिक विकास भी हो हमें, है ना। तो अपने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर देश चाहेगा कि हम शस्त्रीकरण रखें, जो कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है ना। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता का आवरण है, राष्ट्रीय एकता और विश्वास, ये हम सब आसान से टॉपिक है, सब कर लेंगे फिलहाल। निशस्त्रीकरण के लिए यूएनओ के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल और केवल जो इसमें सहायक जो कार्य किए गए हैं वो उसके बारे में हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि परमाणु ऊर्जा आयोग है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो कि 24 फरवरी 1946 को महासभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। यह निशस्त्रीकरण की दिशा में यूएनओ के द्वारा किया गया सबसे पहला प्रयास था। आगे देखते हैं निशस्त्रीकरण आयोग है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण की दिशा में एक प्रयास महासभा के द्वारा किया गया। 11 जनवरी 1952 को निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। आगे हम देखते हैं आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है, ये हमारी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है हमारी। इसमें क्या देखते हैं कि 14 जुलाई 1963 को 1963 को परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए मॉस्को में यह संधि हुई थी, जिसमें कि इंग्लैंड, अमेरिका और रशिया ने इस दिशा में मिलकर सबसे पहला प्रयास किया था और पूरी दुनिया में इस कार्य की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। तो तीनों देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, भारत ने भी संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन चीन और फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जैसे हम पहले भी कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की बात करते हैं, परमाणु शस्त्रों के निर्यात की बात करते हैं, तो या फिर राष्ट्र हितों की बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लेकिन इस पर कार्य किया गया है ना। आगे देखते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि है, निशस्त्रीकरण की दिशा में यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया गया, प्रयास किया गया, जिसको कि 1968 में अप्रसार संधि की स्थापना कहते हैं। पहले रूस व अमेरिका के बीच में परमाणु प्रसार को लेकर यह संधि हुई, बाद में महासभा ने परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया और कुछ देशों ने इस पर बाद में भी हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं इसके अंदर जो है सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि है। नवंबर 1969 में अमेरिका और रशिया के बीच सामरिक शस्त्रों के नियंत्रण को लेकर हेलसिंकी में यह जो है बैठक हुई थी और परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में 1972 में रशिया और अमेरिका के बीच में SALT I नाम की महत्वपूर्ण संधि की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, परमाणु शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा पर रोक, यानी कि परमाणु शस्त्रों के बीच में जो विभिन्न देशों में, अगर हम कह सकें अमेरिका और रशिया के बीच में कंपटीशन चला हुआ था, उस पर एक प्रकार से रोक लगाई जाए, और दोनों ही देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, इसको मान लिया। आगे हम देखते हैं परमाणु सामरिक शक्ति जो है इसका सेकेंड पार्ट है, यानी कि SALT II आया था हमारा, ये किसके बीच में, ये भी रशिया और अमेरिका के बीच में 1979 में की गई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं परमाणु जो इसमें है व्यापक परमाणु परीक्षण संबंधी, ठीक है। इसमें ये तिथि हमारी होती है निशस्त्रीकरण 24 सितंबर 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि हमारी की गई थी। इसी प्रकार से पेरिस सम्मेलन है, इसी प्रकार से सामरिक शस्त्र कटौती संधि है जो कि हमारी की गई थी। सामरिक शस्त्र ये तो हमने हो चुका था, अभी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि है। उसके बाद हमारा देखते हैं परमाणु कचरा संधि है, 1997 में वियना की संधि में की गई थी। परमाणु सुरंग प्रतिबंध संधि है, ये भी हमारे दिसंबर 1997 में ओटावा में की गई थी, इसमें से कि लगभग 90 देशों ने इस पर अपना पार्टिसिपेट किया था, संधि को स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग है। 7 अप्रैल से 25 अप्रैल 2014 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें से कि परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास निशस्त्रीकरण आयोग के द्वारा इस सम्मेलन के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमाणु अप्रसार के लिए या निशस्त्रीकरण के लिए यूएनओ के द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, विश्व के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और इसी की दिशा में भारत ने भी अपना एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया, क्योंकि भारत हमेशा से दुनिया का एक शांति प्रिय देश रहा है और भारत ने ही पंचशील के सिद्धांतों का हमेशा से अनुसरण किया है और भारत ने इसी विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए परमाणु प्रसार पर अपने तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो
तो नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक से मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर।